गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड का एक पेपर लेकर आए हैं 2015 का। उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके 5 और 6 क्वेश्चन लगभग अभी सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कैपेसिटर रिएक्टेंस एंड व्हाट इज एसआई यूनिट्स। तो कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटर रिएक्टेंस is defined as opposition to flow of current in AC circuit offered by capacitor। मतलब कैपेसिटर के कारण जो एसी सर्किट में जो करंट के फ्लो का जो अपोज होता है, जो विरोध होता है, उसको हम कैपेसिटर रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर रिएक्टेंस को हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। सी तो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ओम। ओम ही होता है, जो रेजिस्टेंस का होता है वही इसी का एसआई यूनिट होता है। चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैपेसिटर और ओमेगा कि वीमा रख के वीमा से डायमेंशन रखोगे, डायमेंशन निकालोगे कैपेसिटर रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का डायमेंशन देखोगे तो सेम आएगा। तो वो ओम इसका मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट इन नेचर के दो चार्ज होते हैं और वो बहुत पास पास स्थित होते हैं। इस प्रकार के पेयर को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो उसको हम अगर क्यूब में रखेंगे तो उसमें इनवर्ड फ्लक्स भी होगा और आउटवर्ड फ्लक्स भी होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से आउटर होती है, बाहर टुवर्ड द इन्फिनिटी जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं। तो उसमें इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स सेम हो जाएगा। तो उस 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब से द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इज 0। 0 उसका आंसर होगा। दूसरा है, तीसरा, ए कॉनकेव लेंस of refractive index 1.5 is immersed in medium of refractive index 1.65. Refractive index of lens 1.5, refractive index of medium 1.65. Here mu m is greater than B1। जब हम किसी लेंस को, कोई भी लेंस हो, वो कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, उसको अगर हम किसी मीडियम में इमर्स करते हैं तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है। या म्यूएम ज्यादा है, म्यूएल से, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर देन है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस की नेचर चेंज हो जाएगी। हमारा लेंस था कॉनकेव, तो लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। हमारा लेंस क्या था? कॉनकेव था, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। नेचर चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा हो कि मान लो जैसे कि भाई लेंस को ऐसे हम इमर्स करें ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और कराएंगे। अब अगला है, हाउ आर द साइड बैंड्स प्रोड्यूस्ड। हाउ आर द साइड बैंड्स प्रोड्यूस्ड। साइड बैंड्स क्या होते हैं? साइड बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन of carrier waves of frequency omega c over modulating frequency, modulating wave
ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। जब ओमेगा सी और ओमेगा एम आपस में सुपर इम्पोज करती है तो इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी विड्थ होती है उसको हम कहते हैं साइड बैंड्स। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। मतलब साइड बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू carrier waves, due to superimpose of carrier waves of frequency omega c over modulating waves of frequency omega m। superimpose करेगी over carrier waves, ये सिग्नल वेव्स के ऊपर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेव्स के ऊपर। क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल वेव्स होती है, इनपुट सिग्नल होता है, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स पे सुपर इम्पोज कराते हैं तो वो उसके अनुसार वेरिएशन देती है, फिर वो उसको आगे ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से चलता है मॉड्यूलेट करके। मॉड्यूलेटर होता है, वो सब देखेंगे अपने धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा। तो ये ओमेगा सी है कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी और ये ओमेगा में मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी। ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइड बैंड्स, पार्ट्स ऑफ बैंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, A proton and a alpha particle have the same de Broglie wavelength. Determine the ratio of, ratio हमें दो ज्ञात करने। पहला ratio of their accelerating potential, second ratio of their speeds, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की स्पीड का रेशियो। तो इसके लिए हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ ने जो रिलेशन दिया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच तो है प्लांक कांस्टेंट, पी है मोमेंटम और लैम्डा है वेवलेंथ। एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसको एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2me, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2me स्क्वायर रूट में। ये वैल्यू इसमें रख देंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2me। अब कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज भी है और मास भी है और एसिलेटिंग पोटेंशियल भी है, जिससे उसको एसिलेट किया गया है, तो E का मान हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये होता है ये मान, ये हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर में। तो लैम्डा का मान आ जाएगा H अपॉन 2m QV। Q चार्ज है, V एसिलेटिंग पोटेंशियल है। हमें इस V का वैल्यू चाहिए, तो V की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर करके। लैम्डा स्क्वायर अपॉन इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m QV। तो V इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर MQ। हमारे पास में दो पार्टिकल है, एक तो है प्रोटॉन। प्रोटॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1h1, और एक है अल्फा पार्टिकल, उसको लिख सकते हैं 2he4। तो प्रोटॉन का जो
मास है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ऊपर 1 लिखा हुआ है इसलिए ये मास होता है, और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 MP, यहां 4 लिखा हुआ है, 4 MP प्रोटॉन का 4 टाइम्स होगा, और चार्ज Q अल्फा 2E, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ट्वाइस। ये रिलेशन होता है चार्ज में, प्रोटॉन के चार्ज में और अल्फा पार्टिकल के चार्ज में। अब हम देख रहे हैं कि हमें रिलेशन निकालना है V प्रोटॉन अपॉन V अल्फा, एसिलेटिंग पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, एसिलेटिंग पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल। MQ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर तो आएगा M अल्फा Q अल्फा, नीचे आएगा MP इन डिनोमिनेटर QP। अनुपात देने के बाद में ऐसे दोनों के लिए निकालेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। हम इससे लिख भी सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन MQ, तो इससे हम निकाल सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। तो M अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, ये ME है। M अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 4 MP, Q अल्फा की जगह 2E अपॉन MPE, तो हमारे पास में आ जाएगा 8 अपॉन 1। तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल में जो रेशियो आएगा वो 8 अपॉन 1 आएगा, मतलब 8 आ जाएगा। अब बात आती है वेलोसिटी की। रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। Q अल्फा कितना है 2E। ये देखो 1 से 2 दुगना तो ट्वाइस है ना, और ये 4 टाइम्स है, इसे हम याद रख सकते हैं। अब जैसे वेवलेंथ इक्वल टू H अपॉन P, इसको लिख सकते हैं H अपॉन MV। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। MV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मिनट। हमें वेलोसिटी का निकाला ना, तो वेलोसिटी निकालेंगे V इक्वल टू H अपॉन M लेमडा, ठीक है ना। तो लेमडा और H आर कांस्टेंट, देन V प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। तो V प्रोटॉन पहले लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, अपॉन V अल्फा, तो M अल्फा अपॉन MP इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसा आ जाएगा। M अल्फा की जगह 4 MP अपॉन MP, MP आर कैंसिल्ड, देन 4 अपॉन 1। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल रेशियो क्या आएगा 4। Next question. So that the radius of
द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वेरीज एज एन स्क्वायर। मतलब हाइड्रोजन एटम की जो ऑर्बिट की जो रेडियस है वो इस प्रकार वेरी करती है कि प्रोपोर्शनल हो एन स्क्वायर के। एन क्या है? एन इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। वी नो द एटम स्ट्रक्चर। एटम में इन सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पथ में, सर्कुलर पाथ में। तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, और एक होता है कूलाम्ब फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलाम्ब फोर्स होता है। वो दोनों इक्वल होते हैं जब भी वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कूलाम्ब फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और k कांस्टेंट, Ze is the charge on nucleus, E in the electron charge, और r square is the distance from electron to the proton या nucleus। r से r कट जाएगा, एक r बचेगा, r ऊपर आ जाएगा। तो mv स्क्वायर r इक्वल टू k Ze स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक पोस्टुलेट और होती है बोर मॉडल की कि लीनियर जो मोमेंटम होता है mvr, लीनियर मोमेंटम होता है mvr, वो h अपॉन 2 का पूर्ण गुणज होता है, इंटीजर होता है। nh अपॉन 2 का इंटीजर होता है। इसका स्क्वायर ले लेंगे, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। द इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई 1। नाउ हम डिवाइड करते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, और ये के जेड स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, m से m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर आर कैंसिल, r से ये एक r कम हो जाएगा। तो m r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर ZE स्क्वायर। k को 4 एप्सिलॉन लिख देंगे, 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन, क्योंकि k का मान क्या होता है 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन होता है। ये कांस्टेंट होता है, कूलाम्ब फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये पाई से 1 पाई, ये 4 से 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई ZE स्क्वायर m। दिस इज फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट्स। r is proportional to n square. So radius of orbit varies as n square. n is principal quantum number. तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है ना। अदर क्वेश्चन in next video. Thank you very much.